आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य जी एक मनी कोच हैं। तो जैसे ही मैंने पढ़ा इनके बारे में कि एक मनी कोच हैं, तो मैं ऑलरेडी इतना इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि मनी कोच कैसे काम करते हैं। हमने देखा है कि क्रिकेट कोच होते हैं, चेस के कोच होते हैं, हर चीज़ के कोच होते हैं। मनी कोच क्या करता है? तो मेरा तो पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है आज इनसे जानने में कि एक्चुअल में मनी कोच करते क्या हैं। बट उससे पहले मैं इनके बारे में कुछ और भी शेयर करना चाहूँगा। आदित्य जी पिछले 18 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और जैसा इन्होंने जब सक्सेस पाई स्टॉक मार्केट में, तो ये पिछले 5 वर्षों से फुल टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको पर्सनल फाइनेंस, ओवरऑल फाइनेंस प्लानिंग, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज और ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बताते हैं। आपके कुछ अवार्ड्स की अगर बात करें, लिस्ट ऑलरेडी काफ़ी लंबी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से कुछ को मेंशन करूँ और फिर इनके बारे में डिटेल में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो है, आपने 2 बुक्स आपकी पब्लिश हुई हैं अमेज़न पे और लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में ये बेस्ट सेलर हो गई हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल के द्वारा टॉप प्लेसर मीडिया के लिए गो ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कोरा में, जिसमें हम लोग सभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर सर्च करते हैं जब हमें कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिलता, वहां पर आपके आंसर्स पे ऑलरेडी 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और हजारों लोगों ने आपके आंसर्स को अपवोट भी किया हुआ है। टेलीग्राम पे आपके 3000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जहाँ पर आप डेली फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर पोस्ट करते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 का सर्टिफिकेट एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उनके बारे में आपसे और डिटेल में भी पूछूँगा। तो मैं शुरू करना चाहूँगा वही सेम क्वेश्चन से जो मुझे सबसे पहले हिट हुआ, वो है आप एक मनी कोच हैं। तो मनी कोच एक्चुअल में होता क्या है और मतलब वो क्या करते हैं ऐसा? देखिए विकास, क्या होता है, आप दो टाइप के लोग आपको नॉर्मली मिलते हैं। आप किसी से भी पूछोगे कि आप अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे सेव करते हो। दो टाइप के लोग आपको मिलते हैं। एक जो कहेंगे वो ऑफिस में कुछ पीएफ कट जाता है और उसके अलावा थोड़ा पीपीएफ कर देते हैं। और दूसरे मिलेंगे तो कहेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये दोनों लोग एक चीज भूल जाते हैं कि एक अच्छे लेवल पे फाइनेंशियली पहुंचने के लिए, जिसको हम कहते हैं ट्रू वेल्थ पे पहुंचने के लिए, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान क्या है। क्या अगर गॉड फॉरबिड आपकी 2-4 महीने के लिए नौकरी चली जाए, क्या आप खुद को सस्टेन कर सकते हैं? क्या आपको कोई, या आपकी फैमिली में कोई इलनेस हो जाए, तो क्या आप इंश्योर्ड है कि उस पे आपका पूरा बैंक अकाउंट खत्म ना हो जाए? तो मनी कोच का काम होता है आपको वो कंप्लीट पिक्चर बनाना, एक आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाना कि आप हर चीज से सिक्योर हो, और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कराना आपके गोल्स के अकॉर्डिंग। तो जैसा एक और मैंने चीज़ आपकी समझी कि आपने 18 साल की उम्र से ही, जनरली 18 साल की उम्र जब लोगों की होती है तो उनको वोटिंग देने का अधिकार मिलता है। और आपने वोटिंग देने के अधिकार के साथ-साथ अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने का भी अधिकार शुरू वहीं से शुरू कर दिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या कोई ऐज की एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। जैसे हम लोग अपना पैसा रखते हैं बैंक के सेविंग्स अकाउंट में, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है। उसकी 18 ईयर्स की एज लिमिट होती है, मिनिमम 18 ईयर्स आपको होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि एक दूसरा तरीका जो ज्यादातर लोगों के लिए बेटर है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, वो है म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स आप एक गार्डियन के अंदर अंडर किसी भी एज में खोल सकते हैं। आपके अगर पेरेंट्स अग्री करें, तो आप अगर 5 साल के भी हो, तो आपके पेरेंट्स आपका गार्डियन बन के आपका 5 साल की एज से और उसके पहले से भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। ओके, तो मेरा इसमें अगला सवाल ये, जैसे आपने बताया कि 18 ईयर्स की एज से पहले आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी थ्रू योर गार्जियन। तो आपको तो जैसे पता ही होगा वॉरेन बफेट के बारे में, तो एक उनका काफी फेमस कोट है कि उनका एक ही रिग्रेट है स्टॉक मार्केट में कि उन्होंने और पहले क्यों नहीं शुरू किया। और जितना मुझे याद है, उन्होंने ऑलरेडी 18 साल की उम्र से पहले शुरू किया था। तो क्या
कि यूएस में कुछ ऐसे लॉज हैं कि आप किसी भी उम्र से स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, कंपेरेटिव जो आपने बताया कि इंडिया में प्रॉपर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए आपको 18 साल का होना जरूरी है। देखिए, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वॉरेन बुफे जी 11 साल के, आज से कुछ 80 साल पहले थे। तो उस टाइम पे क्या लॉज होते थे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई करना ही चाहे तो तरीके बहुत सारे होते हैं। आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में कर सकते हैं, आप कोई कंपनी फॉर्मेशन करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी जो ये सुन रहा हो, मैं उसको ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपकी एज कम है तो आप प्रॉपर अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें, और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको पहले बहुत अच्छे से समझें, बहुत उस पर स्टडी करें, कुछ कोर्सेज करें, और उसके बाद करें, क्योंकि ये 99% आपके पेरेंट्स का मेहनत से कमाया हुआ पैसा होगा। तो आप उसके साथ गैम्बल ना करें, अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद जरूर स्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती। जितना जल्दी आप करें उतना अच्छा है। बहुत बहुत सही एडवाइस दी आपने। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स से ही पैसे लेके इन्वेस्ट कर दें हम्म, और गैम्बल की तरह रोज उस पैसे को बर्बाद करते जाएं। तो अब जी। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने एग्जैक्टली 18 ईयर्स, जो एक क्वालिफिकेशन एज है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आप काफी मतलब चाहते थे कि आप इन्वेस्टिंग करना बस शुरू कर दें। आप बस वेट कर रहे थे कि जहां आप एलिजिबल हुए आप शुरू हो गए। तो कुछ ऐसा था कि आप इससे पहले कई सालों से आप चीजें वॉच कर रहे थे मार्केट में, या कोई कोर्स किया, आपका पहले से ही इस पे इंटरेस्ट था जिससे कि आपने टाइम मिलते ही आप इस पे आ गए? देखिए विकास, मुझे हमेशा से ये पता था कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, चाहे वो इनकम में आ रहा हो या बचपन की बात करें तो चाचा और मामा देके जा रहे हो आपको, मुझे ये पता था कि उस पैसे का लॉकर में रखने के अलावा और बैंक अकाउंट में रखने के अलावा कुछ तो यूज होता है, कुछ तो तरीका होता है उसको बढ़ाने का। अब वो क्या तरीका होता है वो मैं बहुत पढ़ता था कॉलेज लाइफ में। तो जब मैं 18 का हुआ उस टाइम पे कोइंसिडेंटली कॉलेज की छुट्टियां थी, मैं अपने घर आया हुआ था, हॉस्टल में रहता था मैं अदरवाइज। तो यहाँ पे मेरे को लगा कि सबसे एक्साइटिंग तो हमें सबसे पहले स्टॉक मार्केट ही रखता है, कि 2 दिन में पैसे डबल हो जाते हैं, इतना पैसा हो जाता है। तो मैंने उसका एक क्लासरूम कोर्स किया 3 महीने का, और उस कोर्स के बाद मैंने एक्चुअली इन्वेस्टिंग शुरू करी। बहुत बढ़िया। तो चलो, कम से कम आपने जो बताया 2 दिन में पैसे डबल, मुझे लगता था सिर्फ 25 दिन में ही पैसे डबल हो सकते हैं, वो भी अक्षय कुमार के थ्रू। बट यस, ये इंटरेस्टिंग है कि 2 दिन में भी लोग सोचते हैं कि पैसे डबल हो जाएंगे। बट डेफिनेटली स्टॉक मार्केट का जो एक और मिथ है, जो हर कोई बोलता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, और अगर हम इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल लें तो हर कोई इसी न्यूज़ को देख रहा है। आप ना चाहो इस न्यूज़ को देखना तो भी वो न्यूज़ आपके सामने आ ही जाएगी, वो है अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज जो लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, तो इसको देखने के बाद तो उनको और ज्यादा डर लगेगा स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए। देखिए, जो अडानी जी की कंपनीज का जो राइज हुआ है पिछले कुछ सालों में, उससे किसी को भी ये समझना चाहिए सबसे पहली चीज कि वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझे बिना किसी भी चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका हमें मान के चलना चाहिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। तो अब जब हम ये समझते हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद चाहे वो रिस्क अडानी जी में हो चाहे किसी और में हो, वो एक ही बात है। मेरा ये मानना है पर्सनल कि हमें उसमें अपना एक्स्ट्रा मनी लगाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा पैसा है जो हमारा अगर लॉस भी हो गया तो हमारी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी लाइफ नॉर्मली चलती रहेगी, हमारी फैमिली पे कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा। सबके पास एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होता है जिसको कुछ लोग पार्टी मनी बोलते हैं, पार्टी फंड बोलते हैं, कि मैं इतना पैसा तो पार्टी में उड़ा देता हूँ, तो उतना वहां ना करके मैंने इसको इस स्टॉक में लगा दिया। उसके बाद आप ये मान के चलिए कि अगर वो बहुत अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो वैसे भी पार्टी मनी था आपके लिए। तो जो लोग थोड़ा सा स्टडी किया है जिन लोग को स्टॉक मार्केट ने, वो लोग ये आपको पहले से बता देते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बहुत पहले से, कि ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्या होगा ये तो ना मैं कमिट कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है। तो ये चीज है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है उसमें कुछ पॉइंट्स वैलिड हैं, बहुत लंबी रिपोर्ट बनाई है उन्होंने, काफी कुछ मैंने पढ़ी है, काफी कुछ समरीज पढ़ी हैं। कुछ पॉइंट्स उसमें वैलिड हैं, कुछ पॉइंट्स कहना चाहिए जबरदस्ती के भी हैं। और हमें इन चीजों से, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए।
अपना क्लियर होना चाहिए कि अगर रिस्की मनी था तो वो इसलिए था, जीरो हो गया कोई बात नहीं, 100 टाइम्स हो गया तो मेरी पार्टी होगी। इसमें मेरा एक ओपिनियन भी है, बिकॉज मेरा एक दोस्त है, वो भी काफी मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करता रहता है। तो मैंने तो उसको यही बोला था कि इसमें थोड़ा संभल के इन्वेस्टमेंट करना, बट उसे दिख रहा था कि शेयर ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो वो पैसा लगाता चला गया। और जैसे ये न्यूज आई तो उसका कॉल मेरे पास रेगुलर आने लग गया कि अब पैसे चाहिए क्योंकि स्टॉक गिर गया, अब मुझे और डालना है जिससे कि मैं बैलेंस कर पाऊं चीजों को। तो जो मुझे इसमें मेरा जो एक पर्सनल एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे जहां तक लगता है कि जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, हम जैसे आप जैसे, जो मतलब ऐसा नहीं ना कि हम 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे किसी भी कंपनी के शेयर में, तो हम लोग फिर भी ट्रस्ट करते हैं शायद उस शेयर पे। बट जो बड़े प्लेयर्स हैं जो सीधे सीधे उस स्टॉक की प्राइस को पूरी तरह से गिरा देते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको फिर भी भरोसा है, बट जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने शेयर्स को ज्यादा ही गिरा दिया। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन? देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। जो आपने डिफरेंशिएशन किया रिटेल इन्वेस्टर्स में और बड़े प्लेयर्स में, एक रिटेलर जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करता है या सीखता है, सबसे पहली चीज उसको ये सिखाई जाती है कि आप बिग प्लेयर्स के अगेंस्ट पैसा कमा ही नहीं सकते। आप उनके साथ साथ पैसा कमा सकते हो, लेकिन हम लोग नॉर्मल लाइफ में एक बिग प्लेयर के पास और सारे बिग प्लेयर्स के पास मिला के कितना पैसा है, ये हम भूल जाते हैं। अगर मैं आपको खुद को, आपके जितने जानने वाले हैं सबको और अपने जितने जानने वाले हैं सबको अगर 10-10 करोड़ रुपए भी दूं और सबको बोलो इन्वेस्ट कर दें, तो भी हम उन बिग प्लेयर्स के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो अगर हम ये सोचें कि बिग प्लेयर्स पैसा काट रहे हैं और हम उस टाइम पे पैसा बना लेंगे, तो ये एक रिटेलर की सबसे बड़ी गलती होती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे सिंपल प्रिंसिपल है, वो यही है कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो आपका स्टॉक खुद अच्छा करेगा। अगर आपको लगता है कि अदानी जी की कंपनीज आगे जाके अच्छा करेंगी, तो बिल्कुल बेशक बात है कि आपको सस्ता मिल रहा है शेयर तो आपको और खरीदना चाहिए। और अगर आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो स्टॉक मार्केट की सबसे फेमस कहावत है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। जैसे हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे सबसे फेमस एग्जांपल यस बैंक का लिया जाता है, जो किसी टाइम पे 400 रुपए पे ट्रेड करता था, आज शायद 20 रुपए से पे भी कम है। उसमें भी तो यही हुआ था उस टाइम पे कि लोग, जैसे ही वो 400 से 350 आया, लोगों ने कहा अरे 10% के ऊपर गिर गया और कितना गिरेगा। फिर वो 200 आ गया, अरे 50% गिर गया और कितना गिरेगा। और करते करते आज उसकी वैल्यू 20 रुपए भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें किसी को अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर टेक्निकली थोड़ी सी बात करें, तो क्या उसमें लोगों को फंडामेंटल्स पे ध्यान देना चाहिए, या कौन सी ऐसी टर्म्स होती हैं जो उनको स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए जिससे उन्हें पता चल जाए? जैसे आपने यस बैंक बताया, तो काफी फेमस बैंक है, तो हमें नहीं लगा कि कभी ये इतना गिर जाएगा कि ये उठेगा ही नहीं। तो हर कोई सोचेगा चलो फेमस ब्रांड है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल उठेगा ही। तो उस केस में क्या ऐसा चेक करना चाहिए किसी को कि हाँ इस बेस पे मैं होल्ड कर सकता हूँ पैसा, और अगर ये नेगेटिव है तो मुझे निकल जाना चाहिए इससे? देखिए, सबसे पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पोर्टफोलियो बनाना है स्टॉक्स का। हम कभी भी सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं डाल सकते। अब जब हमने पोर्टफोलियो बनाया, मान लीजिए 20 स्टॉक्स का बनाया, अगर हम ये चाहें कि वो 20 के 20 प्रॉफिट देंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे कितने भी बड़े इन्वेस्टर हों, कितने भी एक्सपीरियंस हों, कितने भी सीखे हुए हों, इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल यही है कि कुछ स्टॉक्स आपके जीरो हो जाएंगे, कुछ 10-20% रिटर्न देंगे, कुछ 10-20% नेगेटिव रिटर्न देंगे, और कुछ आपके मल्टीबैगर्स बनेंगे जो 5 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम भी जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार पकड़ ही पाए कि कौन सा स्टॉक बिल्कुल नीचे चला जाएगा। फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे हैं इसमें। आप जितने लोगों से जो इन्वेस्ट करते हैं उनसे पूछेंगे तो आपको 3 नए नए फैक्टर्स बताए जाएंगे कि इसके बिना तो कर ही नहीं सकते। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपको कौन से फैक्टर्स सूट करते हैं। जो कुछ फैक्टर्स मैं पर्सनली देखता हूँ, वो ये है कि एक तो कंपनी का डेट बहुत कम होना चाहिए। अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा उधार ले रखा है, तो शायद वो अच्छे टाइम में बहुत अच्छा करे, लेकिन हर कंपनी का एक टाइम आता है, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, जहां पे उसके बहुत प्रॉफिट्स नहीं होते। तो अगर बहुत प्रॉफिट्स नहीं है और आपको अपना ईएमआई तब भी भरना पड़ रहा है, तो वो चाहे आपके पर्सनल घर में हो चाहे कंपनी में हो, वो उसके लिए प्रॉब्लम है। एक दूसरा फैक्टर जो मैंने देखा है कि बहुत हेल्प करता है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, होता है कि कंपनी ने कितना पैसा लगाया और उस पर कितना कमाया।
जैसे आजकल हम कुछ स्टार्टअप्स को देखते हैं, बिना नाम लिए मैं बताऊंगा, जिनका हम देखते हैं कि टोटल उन्होंने पैसा लगाया 2,000 करोड़, 2,500 करोड़, और टोटल प्रॉफिट उनका 20 करोड़। तो इससे ज्यादा वो अपने एफडी में कमा लेते हैं। लेकिन अगर कंपनी 100 करोड़ लगा के अगर 50 करोड़ कमा पा रही है तो वो बड़ी बात है। तो ये दो फैक्टर्स मैं प्राइम मानता हूँ, एक डेट कम होना और एक रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होना। बिल्कुल, तो मुझे लगता है अडानी के केस में भी यही हुआ है कि डेट इतना ज़्यादा था उनका कि बिल्कुल। इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा-सा हाथ पीछे खींचा है। होपफुली जितना मुझे लगता है कि शायद वो स्टॉक बाउंस बैक ज़रूर करेगा। अब आते हैं आपके कोरा के आंसर्स के बारे में, बिकॉज़ आपने जैसे बताया कि आपके कोरा के आंसर्स पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो आप किस तरह के क्वेश्चन्स के आंसर्स देते हैं? देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा मैं फाइनेंस से भी दूंगा और थोड़ा सा कोरा के टेक्निकल एस्पेक्ट से भी दूंगा। सबसे पहली चीज, जो मेरा फोटे है फाइनेंस, मेरे सारे आंसर उसी के ही हैं। अगर मुझे सही याद है तो कुछ 350 से 400 के बीच में आंसर्स किए हैं मैंने। और टेक्निकली देखा जाए तो कोरा में कुछ तरीके होते हैं देखने के कि कौन सा आंसर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन क्वेश्चन पे फोकस करूँ जिससे बहुत सारे लोगों का हेल्प हो। कई चीजें ऐसी आती हैं हमारे पास जो, जैसे आज की डेट में, जैसा आपने बताया स्टार्टिंग में, एक 3,000 लोगों का टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसमें मैं रोज कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट करता हूँ। तो उसमें कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं जो मुझे लगता है कि उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन जनरल दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए वो शायद उतना रिलेवेंस नहीं रखते हैं। तो उनका आंसर मैं वहीं पे कर देता हूँ, उनको पर्सनल चैट पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मुझे लगता है अच्छा, ये तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो उस पर फिर मैं कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम पे या ट्विटर पे या पूरा पे उसका एक पब्लिक आंसर डाला जाए, जिससे मेरे लिए भी फ्रैंकली इजी हो जाए कि कभी भी वो पूछे तो मैं उसका लिंक दे पाऊँ, और भी लोग जो गूगल पे भी सर्च करते हैं उनके लिए वो आंसर मिलना आसान हो जाए। तो अगर कोई आप एक क्वेश्चन शेयर करना चाहें जिसमें बहुत सारे लोगों ने तारीफ की हो या सबने बोला हो कि नहीं, इसका आंसर ही हमें नहीं मिल रहा था और आपने मतलब एक होता है ना पॉइंट ऑन, आपने एग्जैक्टली वही आंसर दे दिया जो हम लोग ढूंढ रहे देखिए, दुनिया को अल्टीमेटली कंटेंट के साथ थोड़ा स्पाइस अच्छा लगता है। तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आंसर जो है कोरा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस पर कुछ 70-80,000 व्यूज हैं। अ, वो ये था, किसी ने पूछा था कि माई वाइफ ऑलवेज वांट्स टू बाय गोल्ड ज्वेलरी एंड शी सेज इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट? तो इस पे मैंने उनको प्रॉपरली समझाया था कि गोल्ड खरीदने के क्या क्या तरीके हैं, गोल्ड किस केस में अच्छा इन्वेस्टमेंट है, किस केस में अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ज्वेलरी क्यों डेफिनेटली अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसमें मेरा भी सेम ही मानना है, बट मुझे लगता है कि शायद वो आंसर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो अभी के लिए हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज एज एन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली वो शायद एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट हाँ, लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खासकर सेलिब्रेशंस हैं, एक ओकेजन पे हम लोग गिफ्ट करते हैं, तो इसलिए हम उसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देख सकते, हम इसे ये भी समझते हैं कि एक लाइफ टाइम आपके रिलेशन का भी एक ये इन्वेस्टमेंट है। अब अगर हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आपसे आप। इनफैक्ट ये बात मैंने अपने आंसर में भी मेंशन करी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम सिर्फ यही नहीं उसको वे कर सकते कि क्या उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, क्या हम उस पे मैक्सिमम आरओआई निकाल पाएंगे। कुछ चीजें अपनी हैप्पीनेस के लिए भी करनी चाहिए, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि उन चीजों में फिर हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि उसका आरओआई क्या है। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि एक होता है कि जैसे चाहे कोई बड़े मतलब दुनिया का सबसे कोई इंटेलिजेंट आदमी हो, अगर वो भी कुछ आंसर दे, कई लोग होते हैं, हम उन्हें ट्रोलिंग भी कहते हैं, कि वो जानबूझ के कुछ भी पिक करेंगे और आपको बार बार मेंशन करेंगे, नहीं आपने ये मिस्टेक कर दिया, आपने ये तो मिस ही कर दिया। तो क्या आपको भी कभी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने जैसे व्यूज बताए हैं अपने, और प्लस आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो डेफिनेटली जब लोग फेमस होते हैं तो ट्रोलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, तो आप कैसे डील करते हैं इस चीज से? देखिए, सबसे पहली चीज खुद को ये समझाना पड़ता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे सब खुश हैं। आप ऐसे दुनिया में कुछ कह ही नहीं सकते जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। बाकी मैं तो ये मानता हूँ जी, अपने, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो काम इतना होता है, आप इतना काम कर सकते हैं लाइफ में कि इन चीजों पर आपका ध्यान वैसे ही नहीं जाता। आपको फीडबैक जरूर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग आके नेगेटिव फीडबैक देते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं कि आपने ये चीज गलत लिखी है, ये पॉइंट मिस किया है, ये पॉइंट नहीं लिखना चाहिए था। तो उस बात पे मेरा कई लोगों से बहुत अच्छा अच्छा डिस्कशन हुआ है, जिस डिस्कशन के एंड पे मैं कहना चाहूंगा कि वो और मैं दोनों कुछ एक्स्ट्रा सीख कर निकले हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ ट्रोलिंग करते हैं, जैसा आपने कहा। तो उस पर अगर हम ध्यान देने लग गए तो उस बात का कोई एंड नहीं है। फिर हम लोग दिन भर सिर्फ उसी से फाइट करते रहेंगे। एग्जैक्टली मैंने कई बार देखा है, मतलब कोई सेलिब्रिटी अगर, और सबसे खास बात क्या है कि वो अगर किसी एक के क्वेश्चन का रिप्लाई कर देंगे कि चलो, उन्हें लगा कि मैं एक आंसर देता हूँ, तो सब देखते हैं अच्छा इसका रिप्लाई किया, चलो अब हम भी शुरू हो जाते हैं ऐसे ही कुछ उल्टा पुल्टा पूछते बिल्कुल। हैं, अब तो रेस्पॉन्स मिलेगा। तो एक अलग ही, फेमस होने के बाद एक ही अलग ही चीजें शुरू हो जाती हैं। तो अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, जो आपने ये सर्टिफिकेशन किया है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, लेवल 1 सर्टिफिकेशन, तो ये क्या है, और मतलब अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई हुई है, सेबी। सेबी का काम है इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना। इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना, रूल्स बना के, रेगुलेशंस बना के, हर चीज, हर एस्पेक्ट को देखना कि कहाँ से एक रिटेल इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हो सकता है या एक रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हो सकता है, और उसको रोकना। तो सेबी ने क्या किया, एक बॉडी बनाई, NISM। NISM का काम है एग्जाम्स कंडक्ट करना बेसिकली। वो सेबी के अंडर की एक बॉडी है, सेबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो ये कहते हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहते हैं, आप अगर स्टॉक्स के बारे में एडवाइस देना चाहते हैं, आप अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में एडवाइस देना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो हर चीज के उन्होंने अलग अलग एग्जाम बनाए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एग्जाम जो है उसके दो लेवल्स हैं, उसका फर्स्ट मैंने दिया है। म्यूचुअल फंड अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ, उसका एग्जाम मैंने दिया है। वैसे ही कोर्सेज होते हैं डेरिवेटिव ट्रेनिंग ट्रेनिंग के। वैसे ही कोर्सेज होते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना है ये असेसमेंट के। तो ये NISM का काम है, ये गवर्नमेंट बॉडी है एक तरह से, जिसका काम है सर्टिफिकेशन देना। तो बहुत आसान भी नहीं होते एग्जाम्स, थोड़ी पढ़ाई करके जाना पड़ता है। तो इसके ये दो एग्जाम्स मैंने। बहुत सही। और आपने कई और भी सर्टिफिकेशन किए हैं, अगर मैं कुछ और भी मेंशन जी। करना चाहूँ, जैसे आपने एक एग्जाम क्लियर किया है जो है NJFLAP, जो फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस के बारे में है। प्लस आपने एक और कोर्स कंप्लीट किया है फ्रॉम कॉपर एकेडमी, जो है स्टॉक मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स में और रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंस के बारे में। तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में आप ऑलरेडी काफी कुछ बता चुके हैं, तो मैं आपसे थोड़ा और जानना चाहूंगा थर्ड वाले के बारे में, जो है रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंस। तो ये क्या है एक्चुअल में। विकास, जैसे अभी हम 2 मिनट पहले बात कर रहे थे गोल्ड के बारे में, तो वैसे ही हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि आपके पैसे का अल्टीमेट जो यूज है, चाहे आज चाहे कल, वो है उसको खर्चा करना। आप उसको इन्वेस्ट करके सेव करके बढ़ा तो सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ एक नंबर गेम खेल रहे हो कि अब मेरे पास इतना हो गया, अब मेरे पास इतना हो गया, अब मेरे पास इसका इतना हो गया, तो पर्सनली मैं नहीं समझता कि उसका कोई बहुत यूज है आपके लिए। तो वैसे ही जब आप एक फैमिली में होते हैं, चाहे आप एक शादी के पहले अपने पेरेंट्स के साथ, एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम सेम होता है आपका। अल्टीमेटली घर में राशन कौन ला रहा है या किसकी इनकम से बिजली का बिल भरा जा रहा है, ये ज्यादातर घरों में मैं समझता हूँ इंडिया में आज भी नहीं देखा जाता। तो हम जब एक सेम फाइनेंशियल इकोसिस्टम में है, चाहे पेरेंट्स के साथ चाहे अपने स्पाउस के साथ, तो बहुत जरूरी यह हो जाता है कि हम किसी ना किसी लेवल पे एक दूसरे के फाइनेंशियल मेंटालिटी को मैच कर पाए, या एटलीस्ट उसका ध्यान रख पाए। अगर मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूं, और मेरी वाइफ का मन है कि मैं उसको थोड़ा खर्चा भी करूं, तो जरूरी है कि हम उसका एक मिडिल पास निकालें। अगर किसी की वाइफ को अच्छा लगता है कि मैं तो नहीं पैसे बचाऊं, और हस्बैंड को अच्छा लगता है कि नहीं हम तो फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा घूमें और बहुत सारी ट्रैवलिंग करें, तो जरूरी है कि दोनों मिलके एक मिडिल पास पे आए और उसको निकाला जाए। अब होता क्या है ज्यादातर, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, और किस किस तरीके से कब कब क्या क्या विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें 1 साल के लिए पैसा लगा के, मान लीजिए 1 साल बाद किसी ट्रिप पे जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, और हमें 20 साल बाद अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, तो क्या करना चाहिए। इसलिए वो नोक चलती रहती है कि यार इसके लिए पैसा बचाना है, इसके लिए पैसा बचाना है। तो इस कोर्स में बेसिकली एज अ मनी कोच मुझे ये सिखाया था कि अगर किसी की फैमिली में ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है, तो उनके लिए क्या मिडिल पास निकाला जा सकता है, क्या उनके पैसे के साथ किया जा सकता है कि दोनों की थोड़ी थोड़ी बात मान ली जाए। तो एक तरह से बैलेंस जरूरी है, क्योंकि कई कई लोग ये कहते हैं कि अगर आप पैसा बचाने में रह गए तो आप पैसा आज बचा लोगे, बट जब तक आप उसको एंजॉय करने का टाइम आएगा, तब तक शायद आप उस हालत में ना हो कि आप एंजॉय कर पाओ।
दूसरा तरीका है कि आप एंजॉय इतना कर लो, लेकिन उस वक्त फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं जब आपको पैसे की सबसे सख्त जरूरत है। तो जैसा आपने बताया कि दोनों का बैलेंस जरूरी है, कि एंजॉय भी करो प्लस इन्वेस्टमेंट भी करते जाओ। और मैंने आपका एक और बहुत आपने अच्छी एक बात कही थी, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि मान लो मैं 50,000 कमा रहा हूँ और कोई एक पर्सन है 1 लाख कमा रहा है, तो उसके बावजूद मैं उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अर्न कर सकता हूँ। तो ये मुझे थोड़ा और जानना है आपसे कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट मिरेकल ऑफ द वर्ल्ड। अब उन्होंने कहा था या नहीं कहा था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बात ये बिल्कुल सच है। इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब यही नहीं होता कि आपने उसको पीपीएफ किया है या म्यूचुअल फंड किया है या स्टॉक्स में लगाया है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका अपने ऊपर होना चाहिए। जब तक आपकी अर्निंग एबिलिटी नहीं बढ़ेगी, जब तक आपका स्किल सेट नहीं बढ़ेगा, आपको ये नहीं पता होगा कि आप जॉब में हैं तो कैसे रेज मांगना है, कैसे स्विच करना है, कल को मेरा जॉब कहाँ पहुंचेगा, उसके लिए क्या नया स्किल सेट डेवलप करना है, या बिजनेस में है तो आप बिजनेस में और कैसे ग्रोथ ला सकते हैं। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपकी अर्निंग्स लिमिट हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें अर्निंग्स नहीं करनी। आजकल बच्चे कहते हैं कि नहीं हम पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, जो 50 लाख रुपए लगेगा उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो आप अच्छे कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करके इतना पैसा कमा पाओ, इतनी आपकी अर्निंग हो जाए कि वो सारा इन्वेस्टमेंट आप कवर कर लो। अब आती है बात, जो सवाल आपने पूछा उसका आप ये समझिए कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग उसको इन्वेस्ट ही कर पाए। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई कम अर्न कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। मैं ये कहूंगा उसको फिर से एक बैलेंस बनाना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में। और क्या वो पार्ट टाइम कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसकी अर्निंग भी बढ़ पाए, इस तरह का उसको बैलेंस बनाना चाहिए। और ये आप हमेशा मान के चलिए कि जो 1 लाख कमा रहा है और या फिर जो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी फोटोज डाल रहा है अपनी लग्जरी लाइफ की, क्या वो लोन लेके वो लाइफ जी रहा है? क्या उसके अकाउंट में जो सैलरी आ रही है उसके अलावा उसने कुछ भी पैसे सेव किए हैं? ये आपको नहीं पता है। हम किसी का लाइफस्टाइल कैचअप करने की कोशिश ना करें। हम हमेशा ये कोशिश करें कि हम अपना मैक्सिमम बचाएं। और ये हमेशा याद रखें कि ये रेस नहीं है। जितना आप तेज भागोगे, जितना आप आगे भागने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई आपके आगे निकलेगा ही निकलेगा। ये रेस है आपकी सिर्फ अपने साथ। अगर हमारा अगर हम, जैसे आपने बोला कि अगर आज किसी की अर्निंग 50,000 है, तो हम ये मानते हैं कि वो कुछ परसेंट, लेट्स से वो 20% इन्वेस्ट करके 40,000 में अपना घर चला पा रहा है। तो हमें उसका गोल बेस्ड प्लानिंग इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे कि अगर वो आज 40,000 में घर चला पा रहा है तो हो सकता है वो एक साल बाद 50,000 में चला पाए, उसके बाद 60,000 में चला पाए। थोड़ी थोड़ी उसकी अर्निंग बढ़ती रहे। और हमें एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ अपने गोल्स अचीव करने पे फोकस करना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात इस बात पे बताना चाहूंगा। मैंने किसी बहुत टाइम पहले किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि यूएस के किसी ओल्ड एज होम में सर्वे किया लोगों ने कि आपने अपनी पूरी लाइफ में कितना परसेंटेज रिटर्न कमाया। तो अब नेचुरली एग्जैक्ट परसेंटेज तो किसी को नहीं पता था, लेकिन सबने कुछ गेस करने की कोशिश करी कि हमने इतना कमाया, हमने इतना कमाया, हमारे पास इतने पैसे थे, इतनी इनकम थी, इतना सेव कर लिया। फिर एक वो किसी बहुत ही किसी ओल्ड आदमी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है कितना कमाया, आज की डेट में मैं अच्छा ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ। मैं ओल्ड एज होम को अच्छे पैसे दे रहा हूँ, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, मैंने एक अलग से शॉपर रखा हुआ है। अब परसेंटेज मेरा रिटर्न से 12 आया था से 13 आया था, इस बात से क्या फर्क पड़ता है आज की डेट में मुझे। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे गोल्स पूरे हों, हम किसी और से compete ना करें। और ये जरूर कोशिश करते रहें कि अगर हम पार्ट टाइम में कुछ स्किल्स बढ़ा के अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। आपने बहुत सही बताया कि सिर्फ परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं देखना चाहिए। अगर आप सारी चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। और जैसे आपने बताया, कई लोग होते हैं जो डेट लेके, लोन लेके और लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। तो मेरे मुझे तो लगता है विजय माल्या उसके बेस्ट एग्जाम्पल होंगे। बिकॉज मुझे याद बिल्कुल। है, जब भी न्यू ईयर पार्टी होती थी तो उनकी गोवा की पार्टीज हमेशा फेमस होती थी। तो अब हम लोग मिस करते हैं उस चीज को, बिकॉज उन्होंने पैसा रिटर्न नहीं किया है। तो अब आपकी बुक के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। जैसे आपका एक ये
आपने बताया भी था कि आपका एक ड्रीम था कि आपका नाम हो बुक के कवर पे, और आप ऑलरेडी 2 सक्सेसफुल बुक्स लिख चुके हैं। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि ये दोनों बुक्स मतलब वन बाय वन, एक होता है जैसे सीक्वल होता है कि फर्स्ट बुक आपने बनाई, उसमें से लर्निंग ऐड करके आपने सेकंड बुक बनाई, या दोनों ही बुक बिल्कुल अलग देखिए, मैं पहली चीज क्लियर कर दूं कि जो दो बुक्स हैं, जो पहली बुक है वो बेसिकली जो मेन बुक है उसका इंट्रोडक्शन की तरह काम करती है। और जो जो ये वीडियो देखते हैं उनको बताना चाहूंगा कि वो Amazon पे फ्री अवेलेबल है। उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसमें आपको बहुत बेसिक एक साइकोलॉजी सिखाई जाती है कि आपके वो पैसा तो आपके पास है, आपको पता है इन्वेस्ट करना है, शायद आप ये भी सीख लोगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, कई लोगों का मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई, उसमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है। देखिए, हम ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से हैं। पिछले कुछ सालों में हुआ है, चाहे वो तो किसी के घर में 10 साल से, किसी के घर में 20 साल से, किसी के घर में 25 साल से, कि एक अच्छा पैसा हम देख रहे हैं। अब जब सैलरीज थोड़ी सी अच्छी हो गई हैं, ज्यादातर लोगों के साथ मैंने देखा है कि जैसे ही उनके पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, उनसे वो देखा नहीं जाता। उनको लगता है खर्च कर दूं इसको कैसे करके। मैं चाहे गाड़ी ले लूं, चाहे घर ले लूं, चाहे छोटे लेवल पे वॉशिंग मशीन ले लूं, लेकिन एक बड़ा अमाउंट लोगों को दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें पहली बुक में सिर्फ आपको ये साइकोलॉजी सिखाई गई है कि आप किस तरह से उसको होल्ड करना सीख सकते हैं, आपको एक्चुअली कितना पैसा आगे जाके रिक्वायर्ड होने वाला है, ये चीजें हैं। फिर आती है मेन बुक, जिसका नाम है योर सिंपल एंड प्रूवन जर्नी टू वेल्थ। इसकी मुझे नीड इसलिए लगी कि देखिए, आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ इंडियंस अमीर तो हो नहीं रहे हैं। तो ये गैप कहाँ है? हम लोग बहुत सारी चीजें तो सीख पा रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बुक का पर्पस ये होता है, और मैं सारे व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि आप एक बुक जरूर पढ़ें। चाहे मेरी पढ़े, चाहे किसी और की पढ़े, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आप कोई ना कोई बुक पढ़े जिससे आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी नॉलेज मिले। आपको आज किसी ने बोल दिया कि ये स्टॉक खरीद लो, कल किसी ने बोल दिया कि ईपीएफ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, परसों किसी ने बोल दिया कि इंश्योरेंस स्कीम पे टैक्स लगने वाला है, तो आप कंफ्यूज ही हो। आप या तो कुछ नहीं कर रहे हो, या तो आपने जो न्यूज देखी उसके हिसाब से 5-5 हज़ार रुपए कहीं डाल दे रहे हो। तो बिल्कुल मेरा ये हमेशा से मेरा मन था, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एविड रीडर हूँ। शायद ही कोई दिन जाता है पूरे साल में जब मैं कम से कम 20-25 मिनट अपनी रीडिंग को नहीं डिवोट करता। तो मेरा हमेशा से मन था कि अगर मैं इतना पढ़ता हूँ तो मेरे को एक बेसिक आउटलाइन पता है कि किस तरह की बुक्स इंटरेस्टिंग होती हैं, किस तरह की बुक्स बोरिंग हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा मन था एक किताब लिखने का। और टॉपिक मेरे पास इससे बेटर मैं कोई टॉपिक जानता नहीं, तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों की इस बुक ने अभी भी हेल्प करी है और आगे भी करती रहेगी। बिल्कुल। और अगला जो एक और मुझे आपकी बुक से एक और खास चीज़ दिखी है, आपने ये बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होंगे। तो मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि हर कोई तो इतना अमीर बनता नहीं है। तो अगर आपको एक प्रॉपर सा एक या तो श्योर शॉट प्लान हो या कोई स्ट्रैटेजी हो जिससे सच में ही कोई अपने बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए देख पाए, तो वो क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, 1 करोड़ रुपए तो अब आपको और देखने वालों को लगेगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा अमीर होऊंगा, ऐसा है नहीं। 1 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। 1 करोड़ रुपए बड़ी बात क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, 15-15-15। आप अगर 15 हज़ार रुपए महीना 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और आपको उस पर 15% रिटर्न मिलता है, तो आपके 1 करोड़ रुपए हो गए। और मैं समझता हूँ कि ज्यादातर व्यूअर्स 15 हज़ार रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो 10 हज़ार करें, वो 15 की जगह 20 साल में हो जाएंगे। 15% नहीं मिलता, हो सकता है 12% ही मिले, तो 20 साल की जगह 22 साल में हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई 30 ईयर्स की उम्र में भी इन्वेस्ट करना शुरू करता है, 40 में भी करता है, तो ये सोचना कि रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए नहीं होगा, ये नहीं है। आपको सिर्फ शक रहना है कि ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये मैं नहीं निकालूंगा। अब सवाल ये भी आता है इसमें कि क्या 1 करोड़ रुपए की उतनी वैल्यू होगी जब आप रिटायर हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा उसकी वैल्यू कम करता रहेगा, उतनी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इन्वेस्ट ना करें, उससे तो ज्यादा ही होगी। मैं मानता हूँ, बिल्कुल एक रैंडम नंबर अगर मैं बोलूं, तो शायद उसकी वैल्यू 30 लाख ही हो। लेकिन क्या 30 लाख आज की डेट में कुछ भी नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो 30 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ पे रिटायर होके बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं यार। और जैसा मैंने आपको बताया, 15 हज़ार इन्वेस्ट करके
हम लोग 1 करोड़ पहुंच सकते हैं 15 साल में। तो हम 15 साल की जगह 30 साल इन्वेस्ट करेंगे। हम 15 हजार की जगह जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाएगी, हम 15 हजार का 16 हजार कर देंगे, उसको 20 हजार कर देंगे सैलरी के साथ साथ। तो 1 करोड़ ज्यादातर लोगों के लिए आज की डेट में रिटायरमेंट पे 100% अचीवेबल है, और 1 करोड़ से बहुत ज्यादा अचीवेबल है। आप सिंपल सा फॉर्मूला 15 15 15 याद रखें, और कोशिश करें कि उसके ऊपर ही हम इन्वेस्ट करेंगे, और उससे ज्यादा टाइम के लिए ही करेंगे। हो गए आपके 1 करोड़, हो गया करोड़पति। बिल्कुल, तो यही यही जो मुझे दिख रहा है ना, सीक्रेट्स जो होते हैं वो जनरली लोगों को समझ नहीं आते और इतना सिंपल होता है सक्सेस पाना। बस ज़रूरत है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की। तो मुझे वही दिख रहा है कि और सीक्रेट्स तो डेफिनेटली आपकी बुक से ज़्यादा समझ में आएँगे, बट हाँ, ये जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, कोई भी एक नॉर्मल आदमी बड़े आराम से कर सकता है। और मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका ड्रीम है कि उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों और वो अपनी लाइफ एकदम टेंशन फ्री सुकून से जीना चाहते हैं। तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कारगर होने वाली है। तो मैं रेकमेंड करूँगा सबसे कि एक बार वो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें, और अगर उनकी कोई क्वेरीज़ होंगी, तो वो आपके सोशल मीडिया चैनल्स पे भी आ सकते हैं, जिनके मैं लिंक्स ज़रूर डाल दूँगा। और अगर कोई आप अपनी बुक से कोई एक स्पेसिफिक कुछ पैराग्राफ या कुछ ऐसा शेयर करना चाहें, जो हमारे दर्शकों के लिए हो? देखिए, स्पेसिफिक पैराग्राफ तो नहीं, लेकिन एक जनरल बात मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस बुक के तरीके से आपको ये कोशिश नहीं करी है कि आपको सारी बातें पता चल जाए। पता चलने की तो देखिए, जैसे अभी बात हुई थी, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारी रील्स देख रहे हैं, नॉलेज मिल रही है। लेकिन क्या एक ही नॉलेज हर एक के लिए एप्लीकेबल है? शायद कोई बिजनेस कर रहा हो तो उसके लिए पीएफ इंपॉर्टेंट ना हो। शायद किसी के एक बड़ी कॉमन एडवाइस दी जाती है कि आपका इमरजेंसी फंड बनना चाहिए। इमरजेंसी फंड इसलिए होता है कि अगर आपकी कभी 2 4 महीने के लिए गॉड फॉरबिड नौकरी चले जाए, तो वो आपके लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर पाए। तो क्या कई लोग के लिए हो सकता है कि यार पेरेंट्स बहुत सारा पैसा रख के बैठे हों, तो उनको इमरजेंसी फंड की कम जरूरत हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, लेकिन कम जरूरत हो। किसी के पास बिल्कुल बैकिंग ना हो तो वो ज्यादा जरूरत हो। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है किसी को सिर्फ अपने लिए लेना हो, किसी को पेरेंट्स के लिए भी लेना हो, किसी को छोटे भाई बहन की शादी करवानी हो या पढ़ाई करवानी हो। तो इस बुक के तरीके से मैंने कोशिश करी है कि ये सिखाया जाए कि आप अपना पूरा प्लान कैसे बनाएं। सिर्फ कोई एक चीज नहीं है कि यार ये म्यूचुअल फंड है इसमें डाल दो, ये कहना तो बहुत आसान है। इसने पिछले कुछ टाइम में ये रिटर्न दिया है, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी को आपने सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड में डाला, और 1 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, और उस टाइम पे मार्केट गिरा हुआ है, तो वो तो आपको लॉस ही देगा, कुछ भी कर लें उसका, कितना भी अच्छा आपने चूज किया हो। तो मैं इस बुक में अगर आप पूरी पढ़ेंगे तो आपका टुवर्ड्स द एंड आपका एक पूरा फाइनेंशियल प्लान बन जाएगा कि मैं किस तरीके से अपने सारे रिस्क कवर कर लूं। सबसे पहली चीज है कि रिस्क कवर कर लूं, कि मैं जो भी है, चाहे मेरे बैंक अकाउंट में है चाहे म्यूचुअल फंड में है, किसी भी इमरजेंसी में वो पैसा ना खत्म करना पड़े मुझे। और उसके बाद है कि आपके कौन से गोल के लिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ, रिटायरमेंट के लिए कहाँ। और सिर्फ गोल्स के लिए नहीं, गोल्स भी एक तो हो गए जो आपके नेसेसरी गोल्स हैं, आपको बच्चों को पढ़ाई करवानी ही है, शादी करवानी ही है, रिटायर होना ही है। और दूसरे होते हैं, हम लग्जरी गोल्स के लिए भी बिल्कुल प्लान करेंगे। ये भी मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सिर्फ हम लोग एसेंशियल्स के लिए ही प्लान करें, उससे थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। और लाइफ एंजॉय करने के लिए है, हम उसमें ये भी प्लान करना सिखाते हैं कि आपको ट्रैवल करना है, आपको नया फोन लेना है, आपको अच्छा लैपटॉप लेना है, आपका ड्रीम है बड़ी गाड़ी लेने का। तो वो सारी चीजें इस बुक के तरीके से आप अपना स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। बहुत आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बुक लिखना ज़रूरी इसलिए भी है। कई बार होता है कि मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन की, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास सक्सेसफुल तरीके हैं, लेकिन अब वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया है कि आपने दुनिया के साथ वो चीज़ें शेयर की हैं। तो डेफिनेटली जो भी इस बुक को परचेज करना चाहे, हम लोग अमेजोन का आपका लिंक भी इस पे शेयर कर देंगे। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि आप नोएडा में, जैसे आप नोएडा में ही पले बढ़े हैं और इतने सालों से नोएडा में ही हैं, तो अगर कोई नोएडा आना चाहे और आपसे मिलना चाहे, तो मतलब वो कहाँ पे आ सकता है, या नोएडा घूमने के लिए क्या ऐसी एक्साइटिंग चीजें हैं नोएडा में? देखिए, नोएडा में अनफॉर्चुनेटली एक्साइटिंग घूमने का तो कुछ भी नहीं है। ये एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरह डेवलप हुआ। अ, तो इसमें हम लोग, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार दिल्ली तो घूम लिया, नोएडा में एज ए टूरिस्ट क्या करें, या एक दिन
का टाइम है, कुछ करने को नहीं है नोएडा में, क्या करें? तो नोएडा में सिर्फ आपको मॉल्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मॉल्स डेफिनेटली बहुत अब अच्छे बन गए हैं, कुछ मार्केट्स बहुत अच्छे बन गए हैं। इनफैक्ट दिल्ली से बहुत सारे लोग अब यहाँ आते हैं मॉल्स के लिए। इनफैक्ट कई मेरे ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि हम हर चीज़ के लिए अब नोएडा ही आते हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे मूवी देखना हो, चाहे मॉल घूमना हो। तो वो चीज़ें डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है। लेकिन हम बात करें घूमने की, तो जरूर कुछ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाए गए हैं। ओखला की जो बर्ड सेंचुरी है, अगर किसी को बर्ड्स में इंटरेस्ट हो, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो, तो वो नोएडा के बॉर्डर पे है। ये चीजें आप जरूर जा सकते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा ऑफिस है सेक्टर 12 नोएडा में। मोस्ट वेलकम, कोई भी विजिट करना चाहे एनी टाइम एक बार मुझे कांटेक्ट करके सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, नए नए पर्सपेक्टिव पता चलते हैं उससे। और अगर मैं आपके फॉरेन ट्रैवल की बात करूं और इंडिया के अलग-अलग राज्यों में, तो आप ऑलरेडी 18 राज्यों में ट्रैवल कर चुके हैं इंडिया के। तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि इसमें क्या आपको कुछ कॉमन मिला या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हर स्टेट को ट्रैवल करने के बाद? देखिए, ये एक चीज है जो पहले खुद मुझे लगी, फिर मैंने अपने एनआरआई फ्रेंड से कंफर्म किया, तो उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल सच है कि इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये बात बिल्कुल सच है। हम कई बार क्रिप करते हैं कि यहाँ तो बड़ी अनप्रोफेशनलिज्म है, यहाँ तो होटल्स रेस्टोरेंट में लोग इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन ये मेरे बहुत सारे जानने वालों को और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप अगर किसी यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में चले जाएं, वहां पे किसी कंट्री में चले जाएं, आप महंगा होटल ले लीजिए, आप 4 स्टार होटल ले लीजिए, आप अपना सामान खुद उठा के रूम ले जा रहे होंगे, आपको बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि इंडिया में आप 2,000 रुपए का रूम लेते हैं और वो लड़का भागता हुआ आता है आपका सामान ले जाने, और फिर थैंक यू भी बोलता है आपको। तो इंडिया में जो हॉस्पिटैलिटी है वो सच में कहीं नहीं है। और जो एक्सेप्टेंस है लोगों की, जैसे शायद कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम इंडिया के दूसरे पार्ट में जाएं, चाहे साउथ में जाएं, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाएं, तो शायद हम लोग को नॉर्थ इंडिया से कम एक्सेप्ट किया जाए, या साउथ इंडियन या नॉर्थ ईस्टर्न को लगे कि नॉर्थ इंडिया में कम एक्सेप्ट किया जाए। और ऐसा शायद एक टाइम पे होता भी था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ सालों से जब से मैंने ज्यादा ट्रैवल करना शुरू किया, हम कहीं भी जाते हैं बहुत ही रेस्पेक्ट से देखा जाता है, और वही रेस्पेक्ट की उम्मीद भी करी जाती है और वो भी हम उन्हें देते हैं। और ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाली बात है, बिल्कुल सच हो रही है आज की डेट में। वही, और सबसे खास बात क्या है, जैसे मैंने पहले भी कुछ गेस्ट से बात की है कि जब भी आप इंडिया में अगर 50 किलोमीटर भी थोड़ा सा चाहे नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में जाओ, चीजें बदल जाती हैं। और उस बिल्कुल बदलाव को आपको उसके पॉजिटिव ढूंढने चाहिए, नेगेटिव तो हम किसी भी चीज के ढूंढ लेंगे, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन हर चीज में नेगेटिव है, बट इंडिया की खास बात यही है कि हर 50 किलोमीटर में भाषा भी बदल जाती है, खाने का स्वाद भी बिल्कुल बदल जाता है, यहाँ तक पहनावा भी बदल जाता है, लेकिन जो बिल्कुल इमोशन बदल है, जाता है। जो ह्यूमन कनेक्ट है इंडिया का, वो हमेशा कॉमन रहता है। लोग यहाँ पे एक दूसरे की केयर करना पसंद करते हैं, जो डेफिनेटली जी। शायद फॉरेन में कम हो। अब जैसे आपने ऑलरेडी 9 देशों का भी सफर किया हुआ है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि वहां पे आपको कैसा एक कुछ कुछ यूनिक मिला या कुछ नया मिला जो इंडिया में आपको एक्सपीरियंस करने को ना मिला हो? देखिए, नोएडा में रहते हुए सबसे अच्छी चीज जो मुझे बाहर जाके लगी कि उनकी हवा इतनी साफ है कि आप थकते ही नहीं हैं आसानी से। ये मैं एक्चुअली जब हमने, मेरी वाइफ और मैं कई दिन रहे, तो हमने फिर रियलाइज किया कि हम लोग यहाँ पे थक कम रहे हैं, हमें कफ कम हो रहा है, हमें तबीयत बेटर रह रही है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों हो रहा है। फिर थोड़ा नेट पे पढ़ के समझ आया कि ये साफ हवा की वजह से हो रहा है। कई बार ऐसा था कि हम एक एक दो दो डिग्री टेम्परेचर में बाहर घूम रहे हैं, वो भी रिवर के आसपास। ठंड तो लगती है, लेकिन उससे कभी बीमारी नहीं हुई क्योंकि हवा इतनी साफ है। दूसरी जो चीज, बहुत स्पेसिफिक एक बात बता रहा हूँ आपको जो बहुत ही मुझे स्ट्राइकिंग लगी, उन लोगों का डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, तो वहाँ पे कुछ 25 दिन हम लोग घूमने गए थे, मेरी वाइफ और मैं। वो डिसिप्लिन हम लोग को जरूर सीखना चाहिए। हम लोग को कहीं भी जाए, हम कोई भी चाहे इंसान हो चाहे दूसरी कंट्री हो, हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, तो पहले दिन जब हम पहुंचे थे यूरोप, जर्मनी पहुंचे थे हम लोग, दो चीजें वहाँ पे बहुत अच्छी हैं।
मैं गया एक दुकान में कॉफी मांगने। तो जैसे मैंने कॉफी मांगी, वो लेडी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी कि कहाँ से आए हो, कब तक हो। बहुत अच्छे से बात कर रही थी, कॉफी दे रही थी। बीच में एक और आदमी आया और उसने बीच में उनसे कुछ पूछा। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली उसको बोला कि मैं इससे भी बात कर रही हूँ, फिर आपसे बात करूंगी, और फिर मेरे से प्यार से बात करूंगी। तो वो ये डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार में एक आदमी से बात करी जा रही है। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बिल्कुल पहले पहले दिन की बात है। हम लोग इतना तो सुन के गए थे कि ट्रैफिक लाइट बहुत फॉलो करनी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी होती है। तो हम लोग, मेरी वाइफ और मैं, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले खड़े थे, और कुछ गाड़ियां आ रही थी पीछे से। तो जैसे हम लोग की यहाँ पे आदत है कि गाड़ी निकलेगी तो फिर हम तो, रोड खाली हो जाएगी, हम निकलेंगे। पीछे से तीन गाड़ियां आ रही थी, वो तीनों जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक गई हमें देखकर। तो हमें तब भी नहीं समझ आया कि क्या हो रहा है। तो उस गाड़ी वाले ने अंदर से ऐसे इशारा क्या किया, आप जा क्यों नहीं रहे हो। तो फिर हमें समझ आया कि इतनी वैल्यू है पेडेस्ट्रियंस की, कि आप पैदल चल रहे हो तो आप एनवायरमेंट बचा रहे हो, आप हेल्दी रह रहे हो, तो आपकी वैल्यू ज्यादा है। पहले आप जाओगे, फिर गाड़ी निकलेगी, जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी रुकेगी पहले। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम समझेंगे तो शायद यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स भी कम हो, और लोगों को एक जो इंडियन पे रोड रेज हो ही गया है वो भी शायद कम हो। वही बहुत बहुत जरूरी है। और मैं जब आप बता रहे थे तब मैं यही सोच रहा था कि आप डिसिप्लिन के बारे में कुछ ना कुछ बताएं, और ऑब्वियसली आपने बताया, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। तो मुझे यही लगता है कि इंडिया का जो इमोशन है, जो केयरिंग नेचर है, प्लस अगर हम बाहर का डिसिप्लिन दोनों को कंबाइन कर दें तो डेफिनेटली लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई भी कंट्री एक सुपर पावर बन सकती है। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा आदित्य जी आज आपसे बात करके, और इतने सारे आपने फाइनेंस और मनी से रिलेटेड सीक्रेट शेयर किए, तो मुझे साफ दिख रहा है कि हम लोगों को काफी फायदा भी होने वाला है। यहाँ तक मैं भी अप्लाई करूंगा जो आपने बताया कि जैसे हम 1 करोड़ का जो अमाउंट है वो विद इन 15 ईयर अगर हम 15,000 रुपीज भी इन्वेस्ट करें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए उसको अप्लाई करके देखते हैं, और होपफुली एक अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, और भी चीजें जानेंगे। और अगर जाते जाते आप हमारे दर्शकों के साथ कोई मैसेज शेयर करना चाहें। मैं बस एक छोटा सा मैसेज, मैं सोच ही रहा था कि आप ये बात बोले। तो क्योंकि आपने जो बात बोली कि बहुत सीखने को मिला, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। चाहे उस बारे में और जरूर पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे इम्प्लीमेंट करें, और पढ़े उसके बारे में, लेकिन आप कितना भी सीख लोगे, सिर्फ टाइम निकलता रहेगा। इंडिया को अनफॉर्चुनेटली बाहर एक चीज बोली जाती है, इंडियंस जब किसी फॉरेन कंट्री में बाहर काम करने जाते हैं, कि आप लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो। तो हम लोग प्लानिंग वो जरूर करें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि आपका रिजल्ट उस एक्शन से आना है जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो मेरा यही मैसेज है सबको कि आप जरूर बहुत सारा सीखें, लेकिन जरूर इंप्लीमेंट करें। एंड आई एम श्योर आप इंप्लीमेंट करोगे तो हो सकता है पहली चीज आपकी सक्सेसफुल ना हो, लेकिन धीरे धीरे आप उससे लेसन लेके बहुत अच्छा जरूर करेंगे। बहुत बहुत सही आपने बताया कि सिर्फ प्लान करना जरूरी नहीं है, उस प्लान पे एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग 1-2 बार हार भी जाएं, कोई नुकसान भी हो जाए, तो ये नहीं कि रुकना है, उससे लर्निंग लो। और सबसे अच्छी बात है कि किसी एक्सपर्ट से सीखो, अपस्किल करो, बुक्स पढ़ो उस चीज के रिगार्डिंग, और फिर से ट्राई करो। और सक्सेस आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद आदित्य जी आज हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच विकास, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग और भी चीज़ों पे प्रोफेशनली भी पर्सनली भी कोलैबोरेट करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको जरूर कुछ ना कुछ ले अच्छी चीज़ लेकर जाएंगे इससे।